नमस्कार दोस्तों अगर आपने यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी है, पॉलिटी पढ़ा है, तो आई एम श्योर आप सब जानते होंगे कि जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑल्दो यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है उनके माइंड में अक्सर ये सवाल उठता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल है ही क्या। मतलब वो बस वहाँ पर बैठा दिए जाते हैं, सिग्नेचर के लिए होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये परसेप्शन होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो इस समय हो रहा है उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक गवर्नर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जो राज्य में चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पर इलेक्शन हारे और वो रिजाइन करने से मना कर दे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो खबर आई है, ममता बनर्जी सेज वोंट रिजाइन, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर कोई सीएम रिजाइन नहीं करेगा तो उस समय हमारा संविधान क्या कहता है, रूल क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर क्या जजमेंट आया है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027, 28, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी पढ़ाई कराई जाती है। ये हमारा जो नया बैच है वो 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, अभी आपने सुना होगा कल जो है तमिलनाडु में यहाँ पर जो एमके स्टालिन है, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। वो गवर्नर के पास गए और कहे कि दही देखो, जो चुनाव हुआ उसमें मेरी हार हुई है, और यहाँ पर जो टीवीके है, यहाँ पर जो एक्टर विजय हैं, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो टीवीके को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, क्योंकि तमिलनाडु में मेजॉरिटी के लिए 118 सीट चाहिए, और जो एक्टर विजय हैं उनकी पार्टी को मिला है 108 सीट। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो एमके स्टालिन हैं उन्होंने गवर्नर के पास जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। उल्टा अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहां पर तो आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि जो बीजेपी है उनको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। 2/3 से ज्यादा बहुमत यहां पर उनको मिला है। और वहीं तृणमूल कांग्रेस, जो कि पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रही थी, 2011 से लगातार चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी ममता बनर्जी, उनकी पार्टी यहां पर हार गई है। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी, उन्होंने पब्लिकली आकर यह कह दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन नहीं करूंगी, और इसीलिए यहां पर यह कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। पॉलिटिकल स्टैंस और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है वो क्या कहता है। अच्छा, यहां पर समझिए ममता बनर्जी क्यों नहीं रिजाइन कर रही हैं। उन्होंने यहां पर पब्लिक में जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हम टाइगर्स की तरह लड़े, हम बाउंस बैक करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगा दिए कि इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं। यहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से एसआईआर में जिस तरह से पूरा खेल हुआ है, और इसी की वजह से उनकी पार्टी को जानबूझकर हराया गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसको न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करना चाहिए था, न्यूट्रल प्लेयर की तरह काम करना चाहिए था, वो बीजेपी के साइड में थी। ये सारे आरोप ममता बनर्जी लगा रही थी। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी देख रहा था कई जगहों पर, जैसे मान लो उनका एसआईआर को लेकर आरोप है, मैं ये भी देख रहा था आंकड़ों के हिसाब से कि मान लीजिए ऐसे कौन से 20 सबसे बड़े जगह हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टीएमसी की जीत हुई है। तो ये साफ दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि अगर एसआईआर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका दायित्व बनता है कि जो हमारा पूरा रोल है, इलेक्टोरल रोल है, वो क्लियर हो सके। और यही नतीजा निकला कि आपने देखा होगा इस बार वेस्ट बंगाल के चुनाव में 90% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई। तो बेसिकली उनका ये इंडिकेशन है कि ये जो डिफीट है वो ट्रू मैंडेट को नहीं दिखाता है। जो टीएमसी है वो लीगल ऑप्शंस देखेगी और पॉलिटिकल ऑप्शंस देखेगी। तो उन्होंने यहां पर अपना डिफेंस, इमोशनल अपील, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, सब चीज को यहां पर कंबाइन कर दिया। लेकिन देखो यहां पर इमोशन से तो काम चलेगा नहीं। जो जनता का नतीजा है, जो जनता की भावना है, वो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू सामने आई है, जिसके तहत पता चलता है कि बीजेपी को यहां पर बहुमत, क्या मतलब 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी, जो कि अपने आप में बड़ा नंबर होता है, तो वो मिला है। तो इसके हिसाब से तो सरकार बीजेपी को बनानी चाहिए। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? देखो संविधान में कई ऐसे आर्टिकल्स हैं, उसको समझना होगा। आर्टिकल 164, यहां पर जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है, उनका टेन्योर है, उसकी बात कही गई है। यह बोला गया है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं
वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वो तब तक चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर को ऑटोमेटिकली अपना ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन डिफीट के बाद, लेकिन उनका जो कंटिन्यूएशन है वो तभी डिपेंड करेगा जब उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट होगा। जैसे मान लीजिए ममता बनर्जी 2011 में उन्होंने उनकी पार्टी जीती, फिर 2016 तक उन्होंने काम किया और 2016 में जब चुनाव हुआ वापस से उनकी पार्टी जीत गई, तो उनको चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो अपना लगातार चीफ मिनिस्टर बने रह सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक प्रोसेस होता है, वो एक्चुअल में यहाँ पर जाती हैं, यहाँ पर वापस से ओथ होता है, तो ये सारे प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ता है ना। तो खैर जो भी है, ये प्रोसेस नहीं भी फॉलो करो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं भी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर जनता ने आपको वोट दे दिया है, अगर आपकी मेजॉरिटी आ गई है, तब तो काम चल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर आप इलेक्शन हार गए हो फिर भी जिद कर रहे हो कि मैं तो यहाँ पर रिजाइन नहीं करूंगी। अच्छा, रोल ऑफ गवर्नर अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपसे जो स्टार्टिंग में सवाल पूछ रहा था ना कि यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है, तैयारी की है, तब तो आपको समझ में आएगा गवर्नर का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। लेकिन एक आम नागरिक को दूर से बैठकर ऐसा लगता है कि गवर्नर का कोई रोल है भी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल चीज़ों में सोचा जाता है वो यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर गवर्नर काम करते हैं। ये बात सही है कि गवर्नर का जो रोल है वो राज्य के अंदर, वो सरकार तो चला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सरकार वही चलाएगा जो जनता के हिसाब से चुना हुआ है, और चीफ मिनिस्टर जनता की वजह से चुने गए हैं। एंड दैट इज वाई चीफ मिनिस्टर जो बोलेंगे, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो बोलेंगे वो गवर्नर को करना पड़ता है। लेकिन हमारे संविधान में यह भी कहा गया है कि यहाँ पर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है गवर्नर के पास, जिसमें से एक डिस्क्रिशनरी पावर तब आती है जब यहां पर यह क्लियर नहीं होता कि मेजॉरिटी सपोर्ट किसके पास है। और यहां पर तो हम ये बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी चुनाव हो चुका है, मेजॉरिटी बीजेपी के पास है, तो ऑटोमेटिकली बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए, तो इसमें तो गवर्नर को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गवर्नर यहां पर डिस्क्रिशनरी काम कर सकते हैं, वो अपने मन से यहां पर स्टेप ले सकते हैं। और यहां पर आर्टिकल 174 कहता है समनिंग ऑफ असेंबली, मतलब गवर्नर क्या करेंगे, यहां पर असेंबली को बुलाएंगे और फ्लोर टेस्ट कराएंगे, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी पार्टी यहां पर जीती होगी, ऑब्वियस सी बात है यहां पर बीजेपी जीती है, तो वो अपने चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे, तो उस हिसाब से वो चीफ मिनिस्टर होगा। और ये अगर आप देखोगे ना, सुप्रीम कोर्ट का भी प्रिंसिपल है, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जिसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते कि यहां पर किसके पास मेजॉरिटी होगी। ये फ्लोर ऑफ द हाउस, जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकसभा में डिसाइड होगा, और राज्यों के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर डिसाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी को प्रूव करना पड़ेगा असेंबली में कि मेरे पास मेजॉरिटी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है नहीं, तो प्रूव तो कर ही नहीं सकती, तो वो चीफ मिनिस्टर एक प्रकार से नहीं बनी रह सकती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है ये पहले एक बार देख लेते हैं। देखो, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर गई, 147 का मार्क क्रॉस कर गई और उसको 207 के आसपास सीट्स मिल गई। तो यहां पर क्या होता है कि जो इनकम्बेंट सीएम हैं, जो ममता बनर्जी हैं, वैसे अगर आप देखोगे कन्वेंशन के हिसाब से तो उनको रिजाइन करना चाहिए। अब मैं ये कन्वेंशन कह रहा हूं क्योंकि ये संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ये कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन हाँ, ये कन्वेंशन है कि उनको रिजाइन करना चाहिए मॉरली, क्योंकि एक्चुअल में जब वो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट पर जाएंगी तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी। लेकिन मान लो अगर वो रिफ्यूज कर देती हैं, रिजाइन नहीं करती हैं, तो उस केस में गवर्नर क्या स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहला है कॉल फॉर फ्लोर टेस्ट, मतलब वो असेंबली को बुलाएंगे, सीएम से कहेंगे चलो ठीक है, आप नहीं रिजाइन करना चाहते, कोई बात नहीं, आप जाओ असेंबली में, वहां पर जाकर अपना मेजॉरिटी प्रूव कर दो। और हम सब जानते हैं कि वो मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगी। या फिर ये सब ना करके गवर्नर के पास एक और ऑप्शन है जो कि बहुत रेयर है, लेकिन गवर्नर चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनको खुद से डिसमिस कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि यहां पर ममता बनर्जी आज से चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 164, इसमें यह साफ साफ कहा गया है द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 164 में, कि गवर्नर के प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला चीफ मिनिस्टर बना रहेगा कि नहीं। हाँ, अगर मान लो
अब बीजेपी के पास बहुमत है और गवर्नर कह दे कि नहीं हम फिर भी ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो उस केस में बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा, जाहिर सी बात है। तो वो चीजें तो सामने होती हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर कन्वेंशन है, ये यहां पर कोई कंपल्शन नहीं है। और फाइनली ये होगा कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको इनवाइट करेंगे गवर्नर, और यहां पर बीजेपी जो है फाइनली सरकार बना सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ममता बनर्जी क्या चैलेंज कर सकती हैं। देखो, उन्होंने बोला कि हम लीगल ऑप्शंस देखेंगे। अब लीगल ऑप्शन क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकती हैं एज पर अंडर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। वो ये आरोप लगा सकती हैं कि यहाँ पर उनके पास एविडेंस है। अगर उनके पास एविडेंस है तो वो दिखाएं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने कि देखो यहाँ पर इस तरह से इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, गलत तरीके से चुनाव हुआ है, हमारे वोट की चोरी हुई है। जो कि राहुल गांधी जी ने भी यहाँ पर ट्वीट करके बोला कि हाँ, ममता बनर्जी को मैं सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर गलत तरीके से इलेक्शन हुआ। तो कोर्ट यहाँ पर आई डोंट नो कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, लेकिन हो सकता है शायद कोर्ट बोल दे रिकाउंटिंग किया जाए। बहुत ही रेयर केस, मतलब आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन बहुत क्या पता रेयर केस, अगर यहाँ पर ममता बनर्जी प्रॉपर दिखा सकती हैं एविडेंस, उस केस में शायद री इलेक्शन बोल दें। बट यहाँ पर फिर भी वो पावर में नहीं बनी रहेंगी, क्योंकि आज के डेट में जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी के पास है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, क्या इससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकती है? देखो, तभी आएगी जब ममता बनर्जी एक तो रिफ्यूज कर दे कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, गवर्नर अपना एक्शन डिले कर दें, और असेंबली बन आई ना, मतलब जो असेंबली नहीं चुनी गई है वो कन्वीन ही ना हो, तो उस केस में यहां पर ब्रेकडाउन हो सकता है और आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अगेन यहां पर मैं यही कहूंगा कि ये होना नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला है वही यहां पर सरकार बनाने वाली है। अच्छा, यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, समझिए। मेजॉरिटी रूल, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो उसमें मेजॉरिटी रूल करती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसके पास मेजॉरिटी है वो सरकार बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी होती है, लीडर्स को डेमोक्रेटिक मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो डिले कर भी पाएं, जैसे मान लो ममता बनर्जी कह रही है मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो हो सकता है कुछ दिन तक ही वो डिले कर पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और यहां पर जो गवर्नर है उनको न्यूट्रल आर्बिटर की तरह काम करना पड़ता है, ताकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो स्मूथ तरीके से हो सके, ऑफिस का मिसयूज ना किया जाए। ये गवर्नर को देखना पड़ता है। अगर गवर्नर ये सारी चीजें सही ढंग से नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ब्लेम जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि लीडर्स कई बार रिजाइन करने से मना क्यों कर देते हैं, क्या कारण होगा? ममता बनर्जी क्यों नहीं रिजाइन कर रही हैं? आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था, उसके बाद जब दूसरी बार वो खड़े हुए थे वो चुनाव हार गए थे। बाइडेन को प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन उस समय वो कह रहे थे मैं रिजाइन नहीं करूंगा, गलत तरीके से हुआ है, चुनाव सही फेयर तरीके से नहीं कराया गया, और ये सारी बातें उनके द्वारा यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं उनको करना पड़ा। क्या होता है ना कि जो लीडर्स होते हैं कई बार वो मतलब उनको भी अपने सपोर्टर्स को दिखाना होता है कि देखो ये चुनाव हम नहीं हारे हैं, आप चिंता मत करो, यहाँ पर जो चुनाव है वो गलत तरीके से कराया गया, इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ है। वो लीगल चैलेंज करने के लिए हो सकता है कुछ टाइम बाइंग कर रहे हो, यहाँ पर पॉलिटिकल अलायंसेस नेगोशिएट कर रहे हो, पब्लिक का प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजिक होता है, ये इससे कुछ आना जाना नहीं है। अल्टीमेटली बात यह है कि ममता बनर्जी को जाना ही होगा और बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी, और कोई ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। सो आई होप आपको अब डिटेल में अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के थ्रू काम कर सकते हैं, गवर्नर खुद से डिसीजन ले सकते हैं, कौन से मामलों में, यह आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाए, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल जाए, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।